बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लेक्चर नंबर 14 था उसमें हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा और उसमें ये देखा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग दूसरी अप्रोचेस जो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की दूसरी अप्रोचेस है, एज लाइक ग्रीडी अप्रोच, एज लाइक डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, इनसे वो किस तरह से मुख्तलिफ है। और हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में थ्योरेटिकल वे में उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए एक एल्गोरिदम या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ सीरीज़ ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग का। और आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ को हमने सॉल्व करना है। मल्टी स्टेज ग्राफ को ट्रैवर्स करते हुए हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट वे को फाइंड करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग को। वैसे तो आप शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करने के लिए ग्रीडी अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, लेकिन देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स इन ग्रीडी अप्रोच। हम ग्रीडी अप्रोच का देखेंगे भी कि क्या कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से हम ग्रीडी अप्रोच को शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। सो कम टूवर्ड्स द टॉपिक एंड दैट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग की डिस्कशन पुरानी डिस्कशन है, इसके बारे में हमने ये सब कुछ पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ एन एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सम प्रॉब्लम्स विद इन द ओवरऑल प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैम स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट वन। Result of smaller subproblems are memoized or stored for later use by the subsequent larger subproblem। तो ये पूरी जो ये लिखी हुई है स्लाइड, इसकी अगर मैं इसका क्रुक्स बता दूं तो वो ये है कि हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है अपने लार्जर प्रॉब्लम को, उनको स्टेजेस में डिवाइड करना है और हमने वन बाय वन उनको स्टेज बाय स्टेज डिज़ाइन कर उनके जो सोल्यूशन है उनको डिज़ाइन करते जाना है। लेकिन इसमें ये हमने याद रखना है कि जो हमारे जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सेम वे से सॉल्व करना है, और ये कि जो प्रीवियस हमारे जो सोल्यूशन आए हैं, जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, उनको हमने यूटिलाइज़ करना है नेक्स्ट स्टेजेस में, उनको हमने याद रखना है, उनको हमने अपने वो एक शायद आपके साथ मैंने टेबल की बात की थी, टेबल की सूरत में हम याद रखेंगे। इन शॉर्ट हम अपने प्रीवियस सोल्यूशंस को भी यूज़ करेंगे और नेक्स्ट सोल्यूशन हम तब भी फाइंड करेंगे जब हमारे पास प्रीवियस सोल्यूशंस भी होंगे। नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी मल्टी स्टेज ग्राफ की है। पहले देख लेते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ होता क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि मल्टी स्टेज ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है। मल्टी स्टेज ग्राफ इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ। स्टूडेंट्स, एक डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। हमने कहीं पे अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूज़ किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे शायद वो क्रूस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम में जब हमने पढ़ा था ग्रीडी एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हुए, तो उस वक्त हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ किया था। और अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूँ। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा होता है जिसमें कोई डायरेक्शंस होती हैं, जिनकी कोई ना कोई मूवमेंट की सिंबल्स होती हैं कि आपका फ्लो किस तरफ को है। सो दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ इज़ डायरेक्टेड ग्राफ। तो मल्टी स्टेज ग्राफ में क्या है कि मल्टी स्टेज ग्राफ इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करते जाएं कि मल्टी स्टेज ग्राफ में भी वेटेड ग्राफ होता है, जैसा कि आपका ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हुए जब हमने क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम को सॉल्व किया था तो उस वक्त भी हमने देखा था ग्राफ वेटेड ग्राफ था। इसी तरह से जो मल्टी स्टेज ग्राफ है उसमें भी ग्राफ डायरेक्टेड होगा और साथ साथ वेटेड होगा, इन विच द नोड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ स्टेजेस। जैसे हमने बात की थी कि चूँकि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका जो पूरा ग्राफ है उसको छोटी छोटी स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे, सच दैट द ऑल एजेस आर फ्रॉम अ स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज ओनली। In other words, there is no edge between vertices of same stage and
फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ करंट स्टेज टू प्रीवियस स्टेज। इतनी डिस्कशन का मतलब ये है कि हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें स्टेजेस बनाएंगे और स्टेजेस के बाद आप वन वर्टिस से दूसरे वर्टिस पे थ्रू एजेस जाओगे, लेकिन उस पे इस तरह से आपका होगा कि आपका ग्राफ यूनी डायरेक्शनल होगा। अगर आप एक वर्टिस से दूसरे पे चले गए हो देन देयर इज़ नो पाथ टू कम टूवर्ड्स द प्रीवियस स्टेज अगेन। ठीक है, पिछली स्टेज पे आने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन एक ही होगी। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, क्या हमने परफॉर्म क्या करना है, किस पर्पज़ के लिए इस मल्टी ग्राफ को डिस्कस किया। वी आर गिवन अ मल्टी स्टेज ग्राफ, अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। वी नीड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन में आपको डिफरेंस पता होगा। सोर्स से मुराद आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से हमने अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है, और डेस्टिनेशन वो पॉइंट है जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, जो कि हम रस्तों से पहुँचते हुए जिस फाइनल स्टेज पे जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन। बाय कन्वेंशन वी कंसीडर सोर्स एट स्टेज फर्स्ट एंड डेस्टिनेशन एट लास्ट स्टेज। हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो सोर्स होगा वो पहले आएगा, सबसे स्टार्ट पे सोर्स होगा और सबसे लास्ट पे क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। सो ये आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है। इस ग्राफ ने पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की हैं जो कि डायरेक्टेड ग्राफ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइंड करने के लिए मल्टी ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ को, मल्टी ग्राफ में से। तो मल्टी ग्राफ है, ये स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। देखें आप ज़रा, ये एक स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये पूरी एक स्टेज है, ये फिर एक स्टेज है, फिर नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस कुल मिला के बन जाती हैं। तो ये स्टेजेस वाइज हमने इसको डिवाइड किया। और दूसरी बात की डायरेक्टेड है, ये देखें ज़रा, इसमें डायरेक्शन मेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एज की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो ये भी मेंशन हुआ है। और तीसरी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे वेट होगा, हर एक एज का कुछ ना कुछ वेट होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एज की कुछ ना कुछ कॉस्ट या फिर वेट लिखा हुआ है। और उसमें जो पॉइंट एक लिखा हुआ था कि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे तो जा सकते हैं, लेकिन उस स्टेज से वापस जो प्रीवियस स्टेज है, अर्लीस्ट स्टेज है, उसमें वापस नहीं आ सकते। तो इसमें भी देखें बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एस से ए की तरफ तो जा रहे हो, लेकिन ए से एस की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, एस से बी की तरफ तो रास्ता है, लेकिन बी से वापस एस की तरफ कोई रास्ता नहीं। तो आपने ये भी याद रखना है, जब मल्टी ग्राफ होगा तो उस वक्त आपकी जो डायरेक्शन होगी वो यूनी होगी। अब स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस पर्पज़ के लिए हमने ये मल्टी ग्राफ को पढ़ा तो वो था कि हमने मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट को। इफ़ वी अप्लाई ग्रेडी मेथड, अगर हम इस पे ग्रेडी मेथड, इस ग्राफ पे ग्रेडी मेथड इम्प्लीमेंट करें तो सोर्स डेस्टिनेशन पहुंचने के आपके पास क्या पाथ होंगे। ज़रा मैं आपको ग्रेडी मेथड का बता दूं कि ग्रेडी मेथड लोकल ऑप्टिमल को चूज़ करता है, लोकल ऑप्टिमल को। लोकल ऑप्टिमल इस वक्त क्या है, आपने एस से ग्लोबल ऑप्टिमल ये है कि आपने एस से टी पे जाना है। ठीक है, और लोकल ऑप्टिमल आपके पास ये है कि आपने एस से नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, और शॉर्टेस्ट आपने ग्रीडी होके आपने जाना है, और शॉर्टेस्ट जो कोस्ट है वो आपने उसको चूज़ करना है। तो स्टूडेंट, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट कोस्ट कौन सी है, इन आप तीनों में देख रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट आपकी ये बन रही है। तो ग्रीडी मेथड, ग्रीडी अप्रोच इसको चूज़ करेगा और एस से ए पे पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ए से नेक्स्ट आपके पास 2 रास्ते निकल रहे हैं। ए से या तो ये रास्ता निकल रहा है आपके पास, या ये रास्ता निकल रहा है। ठीक है, इसकी कोस्ट है 11 और इसकी कोस्ट है 4। तो आप किसको चूज़ करोगे, डेफिनेटली आप इसको चूज़ करोगे। ठीक है, क्यों इसको चूज़ करोगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 11 दिस इज़ अ मिनिमम वैल्यू। तो हमने एस से ए पे गए और ए से डी पे चले गए, और उसके बाद अब डी से यहाँ जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है। सो यू हैव टू चूज़ दिस एच। ठीक है, जिसका वेट 18 है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए ज़रा कि हमने ग्रीडी मेथड को चूज़ किया, हमने ग्रीडी मेथड को अगर यूज़ किया तो आपने उसमें लोकल ऑप्टिमल को अचीव करने की कोशिश की, और उसके बाद आपने ग्लोबल ऑप्टिमल जो है वो चूज़ किया या नहीं किया, ये बात की इशू है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी बनी कुल मिला के। तो आप स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 ये कॉस्ट होगी +4 + 18, सो टोटल कॉस्ट इज़ 23। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इज़ दिस मिनिमम कॉस्ट, क्या ये जो हमने पाथ चूज़ किया है ग्रीडी मेथड ने अपनी तो तरफ से तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट दी है 23, क्या ये मिनिमम कॉस्ट है? इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज़ नो, नहीं, ये कम नहीं है। देन व्हाट इज़ द रैशनल अप्रोच टू रीच ए डेस्टिनेशन?
तो फिर कौन सी बेहतरीन अप्रोच है, कौन सी एक समझदार अप्रोच है जिससे हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं और हमारी कॉस्ट भी मिनिमम होगी। तो अब हम आते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करने की तरफ। आगे हमने उस इक्वेशन को, उस ग्राफ को सॉल्व किया बाय यूजिंग ग्रीडी मेथड। अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। और डायनामिक प्रोग्रामिंग को जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए चूज़ करते हैं, देन देर आर टू वेज। वन अप्रोच इज़ फॉरवर्ड अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ बैकवर्ड अप्रोच। फॉरवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड अप्रोच दो तरह की अप्रोचेज हैं। दो तरह से आप मल्टी स्टेज ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकते हो। ये आपके सामने वही ग्राफ अब आ चुका है। अब इस ग्राफ पे हम फॉरवर्ड मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉरवर्ड मेथड यूज़ करते हुए हम इस ग्राफ में से मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड अप्रोच डायनामिक प्रोग्रामिंग में जब हम चूज़ करेंगे तो उसमें हम कुछ सोल्यूशन इस तरह से करेंगे। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, इसमें हमने हमारा जो मेन गोल है, हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमारा जो मेन टास्क है, वो हमने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। यहाँ पे एस जो है वो सोर्स है और टी जो आपकी नोड है, टी आपका जो वर्टिस है, दैट इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक है, आपके पास ये मल्टीपल दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। आपने इन इंटरमीडिएट स्टेजेस में से होते हुए आपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, अभी आप इस स्टेज पे हो, अभी आप इस जगह पे हो। अब इस जगह पे इस वर्टिस पे रहते हुए आपके पास तीन रास्ते हैं। देयर आर 3 मल्टीपल वेज टू गो ऑन द फॉरवर्ड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, फॉरवर्ड स्टेज पे जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और आपके पास एक ये रास्ता है। लेकिन हमने इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये कोई ग्रीडी मेथड नहीं है। इसमें हमने रैशनल वे से चलना होता है। इसमें हमने बाकी जो आपकी स्टेजेस हैं उनको भी कंसीडर करना है कि जो आगे चल के ये वाली स्टेजेस हैं, क्या इनमें भी हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट को, यहाँ से स्पेसिफिक एज को या स्पेसिफिक पाथ को चूज़ कर लेते हैं, तो क्या वो चूज़ हमें ग्लोबल ऑप्टिमल भी फाइंड करके देगा। जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको वो ग्लोबल ऑप्टिमल अचीव करके देगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ से ये चूज़ करना है कि इनमें से आपका कौन सा रास्ता हम चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा ये देखें, आपके पास ये 3 रास्ते हैं, एस से ए की तरफ, एस से बी की तरफ और एस से सी की तरफ। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों स्टेजेस पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ए से डायरेक्ट हम टी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि आपके पास ए से हमने टी पे पहुँचना है, एक ये रास्ता है। अब आपके पास ए से डी की तरफ और टी की तरफ भी जा सकते हैं, ए से ई की तरफ और टी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा बाद का टास्क है। ठीक है, उसके बाद अपने बी से टी की तरफ पहुँचना है और उसके भी आप देख रहे हो कि मल्टीपल वेज हैं। जैसे कि ये आपके पास भी रास्ता है, आपके पास ये वाला भी रास्ता है। तो इसमें से हमने किसको चूज़ करना है, ये आपका बाद का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो सी के सिर्फ और सिर्फ सी के पास एक ही रास्ता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी पे एक और रास्ता भी, ये वाला रास्ता भी आपका बन रहा है बी से एफ की तरफ और एफ से टी की तरफ, लेकिन हम ये बाद में बात करेंगे कि किसको चूज़ करना है। तो उसके बाद सी पे रहते हुए आपने टी पे पहुँचना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आप इसी को चूज़ करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप जब एस पे होते हो और एस के बाद आप ए पे पहुंचते हो, एस से आप बी पे पहुंचते हो या एस से आप सी पे पहुंचते हो, और उसके बाद आपने सी से जब आपने टी पे पहुंचना है तो आपने ये देखना है कि इनमें से इनके दरमियान जो रास्ते आ रहे हैं, इन रास्तों में सबसे मिनिमम रास्ता हमारा कौन सा बेटर रहेगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता कौन सा होगा। उस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम आगे चल के दोबारा से इन रास्तों में से देखेंगे कि ए से टी तक पहुंचने के लिए जो रास्ते थे उनमें से सबसे मिनिमम वाला कौन सा है। बी से टी की तरफ और सी से टी की तरफ हम सब रास्तों में से देख लेंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 देखेंगे इनके जो पाथ बन रहे हैं। आपका जो पहला पाथ है वो है, सबसे जो मेन हमारा ग्लोबल पाथ है वो आपका एस से टी की तरफ है, जो कि आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस से टी की तरफ का जो रास्ता है वो आपका ग्लोबल पाथ है, जिसको आपने, जो आपका टास्क है जिसको आपने अचीव करना है। तो एस से टी की तरफ जाने की कॉस्ट, डी आपका कॉस्ट को मेंशन कर रहा है, डी आपकी वो जो वेट है उसको मेंशन कर रहा है। अगर हमने एस से टी की तरफ जाना है तो हमारे पास कॉस्ट क्या बनेगी, उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 रास्ते हैं।
एक हमने देखा था जिसका वेट 1 था, दूसरा जिसका वेट 2 था और एक जिसका वेट 5 था। ठीक है, ये आपको मैं पिछली स्लाइड में दिखा भी रहा हूँ कि एक का वेट 1 था, एक का 2 था और एक का 5 था। ये हम S से T पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो 1, 2 और 5, अब 1 के साथ एसोसिएट है, 1 पे जब आप पहुँचते हो तो फिर आपके पास कॉस्ट फाइंड करनी होती है A से T की। ये देखें, जैसे अगर आप 1 को चूज़ कर लेते हो तो A से T के दरमियान जितनी भी स्टेजेस हैं उनको भी हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा जब आप 2 पे पहुंच जाते हो, 2 पॉइंट पे पहुंचते हो, 2 वाली नोड पे होते हो, तो उस वक्त आपके पास आपने कॉस्ट फाइंड करनी है B से T की। ठीक है, B से T वाली हमने जो पाथ है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। और उसके बाद आपका जो 5th वाला है, अगर आप ये वाली को चूज़ करते हो, ये वाले एज को चूज़ करते हो, तो आप C वर्टिस पे पहुंचते हो और C के बाद आपने C से T तक जो भी दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेजेस है उनका भी आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपकी इक्वेशन यहाँ तक सेट हो चुकी है, यहाँ तक हमने इक्वेशन, लेकिन इसमें से बहुत सी चीज़ें अननोन है। कौन कौन सी चीज़ें अननोन है? हमें A से T का जो कॉस्ट है वो नहीं पता, हमें B से T की कॉस्ट नहीं पता, हमें C से T तक की कॉस्ट नहीं पता। तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, पहले हम इनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ये नई जो स्लाइड है इस पर अब 1 बाय 1 हम कॉस्ट A से T की, B से T की और C से T की हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो जब आपने A से T की कॉस्ट फाइंड करनी है, ये वाला जो आपने सबसे पहली कॉस्ट फाइंड करनी है A से T की तरफ, तो आपका ग्राफ, अगर मैं आपको मेन ग्राफ की लेकर तरफ आऊँ तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, A से D और D से T आपके पास एक रास्ता, A से E और E से T आपके पास ये दूसरा रास्ता। तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा जब आपने A से T की तरफ जाना है। क्लियर हो रही बात? A से जब आपने T की तरफ जाना है तो आपके पास ये वाला एक रास्ता बनेगा और आपके पास दूसरा रास्ता ये वाला बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, A से D तक हमारे पास जो रास्ता है उसका एज पे जो वेट है वो हमारे पास 4 है, और A से जो E है उसका जो वेट है वो हमारे पास 11 है। लेकिन फिर D से T की तरफ क्या कॉस्ट है और E से T की तरफ कॉस्ट क्या है, ये अभी हमें, अगर तो आपकी डायरेक्ट ये लिखी हुई है D से T की तरफ, ये आपके सामने लिखी हुई है, तो अब आपको नेक्स्ट जाके दोबारा से, क्योंकि इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं है, तब आपको नया कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने क्या लिखना है, D से T की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे और E से T की जो कॉस्ट है वो वाली कॉस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो आपकी जो D कॉस्ट ऑफ A टू T, A से T तक पहुँचने के लिए आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। दो रास्ते हैं, एक की वैल्यू 4 है और दूसरे की वैल्यू 11 है। देखिए ज़रा, एक 4 है और दूसरे की 11 है। 4 प्लस D इंटू D टू T, ठीक है, आपकी स्टेज बन रही है D टू T ये वाली, और दूसरी स्टेज आपकी कौन सी है, E टू T। अब इनके जो कॉस्ट हैं वो डायरेक्ट हमें पता है। अगर तो बेटा हमें यहाँ पे कॉस्ट इनकी D टू T, इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस और होती तो इस पर्पज़ के लिए हम इस इक्वेशन को भी यहीं रखते, फिर हम क्या करते, D से T के दरमियान जो स्टेजेस हैं उनको कंसीडर करते और उनकी जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है उनमें से देखते कि सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, D और T की आप कॉस्ट देख रहे हैं कि D से T की कॉस्ट आपकी इस ग्राफ में ये मेंशन है कि D से T की 18 है और E से T की 13 है। तो ये कॉस्ट आपकी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आपकी इक्वेशन में, D से T की 18 और E से T की 13। अब इनकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब मिनिमम 4 प्लस 18, इसकी जगह पे इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 18 आ गई, और यहाँ पे 11 प्लस E टू T की कॉस्ट कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर होगी बात? इसकी बन गई, इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बन रहा है 22 और ये आपके पास बन रहा है 24। अब स्टूडेंट्स, आपके पास दो रास्ते बन चुके हैं। A से T तक पहुंचने के आपके पास दो वेज हैं, एक की कॉस्ट बन रही है 22 और एक की कॉस्ट बन रही है 24। लेकिन हमने किसको चूज़ करना है, हमने चूज़ करना है मिनिमम को। तो मिनिमम इनमें से कौन सी होगी, आपकी मिनिमम D से कॉस्ट ऑफ A टू T इज़ 22 होगी। तो हमने एक जो फेज़ थी, एक जो स्टेज थी, उसकी कॉस्ट हमने फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, A से हमने T तक ये फाइंड कर लिया कि इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी बन रही है, मिनिमम कॉस्ट बन रही है 22। अब ये वाली चीज़ आपकी जो आपका एलोकेशन टेबल है, जो आपका
कोई भी मेमोराइजेशन के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें ये अब सेव हो जाएगा कि अगर हम कॉस्ट की बात करें ए से टी की, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 22 है। हालांकि इसकी कॉस्ट 24 भी थी, लेकिन हमने उसको अब डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट उसकी मिल चुकी है। अब इसके बाद स्टूडेंट ज़रा प्रिडिक्ट कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने ए से टी की फाइंड कर ली। मैं आपको पीछे ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ, इस ग्राफ की तरफ, इस इक्वेशन की तरफ लेके आता हूँ। अब आपने स्टूडेंट्स ये वाला फाइंड कर लिया है, ए से टी की मिनिमम कॉस्ट कितनी है वो आपको मिल चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये इसकी बी से टी की जो कॉस्ट है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इसमें आप देखिएगा हमने बी से टी की कॉस्ट फाइंड करनी है। बी से टी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। अब आपका ग्राफ की कुछ नेचर कुछ इस तरह से बन जाएगी, आपकी बी से डी और डी से टी, बी से ई और ई से टी, बी से एफ और एफ से टी। ये आपके 3 रास्ते बन जाएंगे। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आपका ग्राफ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, जो बी से डी और टी, बी से ई और टी और बी से एफ और टी। इनकी जो कॉस्ट है, इनकी जो वेट है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मेंशन हो गया है। अब डी से टी, अगर तो आपकी वेट डी से टी का आपको मालूम है कि इनके दरमियान, डी और टी के दरमियान वेट कितना है, अगर आपको ये मालूम है तो आप इसको लिख सकते हो। अगर इनके दरमियान कोई और भी स्टेजेस हैं तो फिर हम पहले क्या करेंगे, उन स्टेजेस को भी सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डी से टी हमें कॉस्ट पता है, ई से टी हमें कॉस्ट पता है, एफ से टी हमें कॉस्ट पता है। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। बी से टी तक जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते थे, एक की 9 थी, एक का वेट 5 था और एक एज का वेट 16 था। जो 9 वाला था उसकी जो नेक्स्ट स्टेजेस थी वो डी से टी बन रही थी, और जो 5 वाला था उसकी जो नेक्स्ट फेज बन रही थी वो ई से टी बन रही थी, और जो 16 वाला है, 16 वाले की क्या बन रही है, एफ से टी की टी वाली डायरेक्शन में आपका ये वाला एच बनेगा। अब ये आपकी डी और टी की वैल्यू आपने देखी है, आपको पता है। ये पिछली इक्वेशन में अगर देखें, पिछले ग्राफ में आप देखें तो इसमें आपको ये वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यूज़ का पता है आपको। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 9 + 18 बन जाता है, 5 + 13 बन जाता है, 16 + 2 बन जाता है। इनका अगर आप कैलकुलेट कर लें इनको, 27, 18, 18। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, तो ये दोनों मिनिमम है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि बी से टी तक जाने के लिए आपके पास मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, 18 आएगी। स्टूडेंट्स आपको मैं दोबारा से पीछे लेके चलता हूँ ताकि अब आपको नेक्स्ट टास्क का आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पे हमने ए और टी फाइंड कर लिया है, बी और टी हमने फाइंड कर लिया है। अगला काम क्या होगा, हमने सी से टी की फाइंड करना है, सी से टी वैल्यू कितनी बन रही है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलें। तो अब आपका ये काम है कि आपने सी से टी की तरफ जाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सी से एक ही रास्ता है, सी से एफ और एफ से टी, इसके दरमियान कोई और भी रास्ता है। सो हमें कोई भी चूज़ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, इनको इक्वेशन में पुट करें। एफ टी से आपका ये 2 बन रहा है, और ये 2 आपका इसकी जो सी से एफ की कॉस्ट है और ये एफ से टी की कॉस्ट है, इन दोनों को अगर मिलाएं तो आपकी 4 बन जाती है। तो इसमें कोई डिसीजन, मिनिमम का डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आपको 4 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम उन वैल्यूज़ को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने ए से टी की निकाल ली, बी से टी की निकाल ली और सी से टी की हमने फाइंड कर ली। इनको इक्वेशन में पुट करें तो ए से टी की 22 है, बी से 2 की 18 है और सी से टी की 4 है। ये वाली किस तरह से निकली ये हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया। आपको अगर नहीं समझ लग रही तो आप ज़रा देखिएगा कि ए से टी हमने एक, जैसे हमने ये एस से टी लिखा हुआ है, एक जगह हमने ए से टी की फाइंड की है, फिर हमने बी से टी की फाइंड किया और हमने सी से टी की फाइंड की है। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें, ये 23 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो अब इनमें से अगर हमने मिनिमम कौन सा आपका बन रहा है तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपका एस से टी तक जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट 9 फाइंड हो रही है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब हम वो दोबारा से ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ ने हमें बताया कि आपके हालांकि रास्ते ए से डी और टी, ए से ई और टी
बी से ई और टी, बी से एफ और टी, ये वाले सारे रास्ते आपके पास मौजूद थे, लेकिन ये वाले रास्ते आपको मिनिमम कॉस्ट नहीं दे रहे, इस वजह से ये सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। और अगर आप इन रास्तों को भी चूज़ कर रहे हो तो उनकी वजह से भी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो अब आपका सबसे जो ऑप्टिमल रास्ता है वो आपका ये वाला बन रहा है, आपका सी से एफ और एफ से टी और एस से सी, जो आपकी कॉस्ट बन रही है 5 + 2 + 2। तो ये वाला वो रास्ता था जिसको हम चूज़ करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। अब आपकी कॉस्ट कितनी है, 5 + 2 + 2 = 9। और हमने याद है हमने ग्रीडी को चूज़ किया था, तो आपकी ग्रीडी की बन रही थी 1 + 4 + 18, तो ये 23 बन रही थी। और ये जो डायनामिक अप्रोच है इसको यूज़ करते हुए हमारा जो आंसर है वो 9 आया। आप Using dynamic approach programming strategy, the multi-stage graph problem is solved. This is because in multi-stage graph problem we obtain the minimum path at each current stage by considering the path length of each vertex obtained in the earlier stage. स्टूडेंट इसमें जो बात नोट करने वाली है कि हमने हर एक स्टेज पे जाके हम हर एक जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के रास्ते देखते हैं और उनमें से मिनिमम फाइंड करते हैं, और ये भी हम साथ साथ अर्लियर स्टेजेस को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। Thus the sequence of decision is taken. अब देखिए हमने बड़े रैशनल डिसीजन लिए कि कौन सा रास्ते को चूज़ करेंगे, तो इन डिसीजंस की बेस पे इन डिसीजन को लेते हुए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे और हम अपने ऑप्टिमल गोल तक पहुंच जाते हैं। इन डायनामिक प्रोग्रामिंग वी मे गेट एनी नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। फ्रॉम ऑल दीज सोल्यूशंस वी सीक फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। बहुत से सोल्यूशन मिल सकते हैं लेकिन हमने सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन को देखा। फाइनली सोल्यूशन बिकम द सोल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द सेम अप्रोच। तो इस हमने अप्रोच को यूज़ करते हुए मल्टी स्टेज ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ को हमने फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है। आपने इनको अपने माइंड में अपनी जो चीज़ें हैं वो क्लियर आपने रखनी है। हर एक स्टेज पे आपने क्या चेंजेस आ रही हैं, हर एक स्टेज पे किस तरह से आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ये वाली सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपने जब इनको समझना है तो कॉपी पे लिखना है, और उसके बाद जब आपने पेपर में सॉल्व करना है तो आपने इसी तरह से स्टेज बाय स्टेज ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका एक टास्क है जो कि ये आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस टास्क में भी बिल्कुल वैसा ही एक मल्टी स्टेज ग्राफ है, देखिएगा उसमें भी हर एक की वेट कुछ दिया हुआ है, हर एक में कुछ स्टेजेस हैं। अब आपने इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए सेम अप्रोच को यूज़ करते हुए सेम टास्क आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें आप कौन सा रास्ता आप चूज़ करोगे, लेकिन ये आपका जस्ट वही कोई आपका ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट बता दो कि ये आपको कम लग रहा है 1 से 3 और 3 से 8 आपको कम लग रहा है तो आप लिखोगे SADT, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हरगिज़ भी नहीं करना। आपको जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग आपकी चूज़ करती है, जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप कर रही होती है, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करना है। होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।